जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 3 मुद्रा और साख पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपकी आगामी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मासाब जी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित परीक्षा उपयोगी जानकारी हम लगातार उपलब्ध कराते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 3 मुद्रा और साख पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। अ अर्थव्यवस्था, ब व्यापार, स क्रेता एवं विक्रेता, द आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो जब दो पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने बेचने की सहमति करते हैं अर्थात वे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग प्राप्त करते हैं, तो विकल्प द सही है। दूसरा, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? अ अनाज, ब पशु, स सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर द सही है। तीसरा, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है अ करेंसी यानी कागज के नोट, ब सिक्के, स चेक और द उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प है द उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से ऋण की शर्त नहीं है? अ ब्याज दर, ब समर्थक ऋणाधार, स कर्ज जाल और द भुगतान का तरीका। तो ऋण की शर्त क्या नहीं है? कर्ज जाल। विकल्प स सही है। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं अ जमीन, ब मकान, स बैंकों में जमा पूंजी और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। अगला, ऋण लेते समय कर्जदार के लिए कौन सी ऋण शर्तें उपयोगी नहीं हैं? अ समर्थक ऋणाधार, निम्न ब्याज दर, स आसान अदायगी की शर्तें और द उच्च ब्याज दर। तो कर्जदार के लिए कौन सी शर्त उपयोगी नहीं है? उच्च ब्याज दर, यानी द सही है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? अ बैंक द्वारा, ब सदस्यों द्वारा, स गैर सरकारी संस्था द्वारा और द साहूकारों द्वारा। तो सही उत्तर है ब सदस्यों द्वारा। आठवां, ऋण या साख के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं हैं? अ बैंक, ब सरकारी समितियां, स नियोक्ता, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? नियोक्ता यानी मालिक। अगला है, निम्न में से ऋण या साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं हैं? साहूकार, ब मालिक व व्यापारी, स रिश्तेदार एवं दोस्त और द बैंक। तो अनौपचारिक स्रोत कौन सा नहीं है? बैंक। बाकी तीनों जो हैं ये अनौपचारिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठकों से लोगों के बीच चर्चा होती है? अ स्वास्थ्य एवं पोषण, ब सामाजिक एकता, स घरेलू हिंसा और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा, भारत में बैंक जमा का केवल खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा नगद रूप में अपने पास रखते हैं, तो बैंक जमा का केवल 15% अपने पास रखते हैं। तीसरा, बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को खालिस्तान भी मिलता है। जमा धन पर खाता धारक को ब्याज मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर वह ऋण भी ले सकता है। ब्याज या ऋण आप लिख सकते हैं। अगला, जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं? बैंक, यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बैंक। अगला प्रश्न, खालिस्तान परिवार की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामीण परिवारों की। अगला, खालिस्तान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे अनौपचारिक ऋण की लागत, क्योंकि अनौपचारिक ऋणों में ब्याज की दर अधिक होती है। खालिस्तान वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है और जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे समर्थक ऋणाधार। अगला है, ग्रामीण बैंकों के संस्थापक। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे।
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाली अधिकांश खालिस्तान हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे महिलाएं। एक स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्य होते हैं 15 से 20। बैंकों से कर्ज लेने के लिए खालिस्तान और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। समर्थक ऋणाधार यानी जमीन, मकान, दुकान इत्यादि के कागज। गारंटर जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अगला है शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की ऋण की खालिस्तान प्रतिशत जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 85%। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम अ बैंकों में निक्षेप, इसकी जोड़ी हम द लोगों की बचत से बनाएंगे। दूसरा विनिमय का माध्यम स मुद्रा, बैंकों में जमा राशि पर ई कम ब्याज मिलता है और बैंक से ऋण लेने पर अ अधिक ब्याज देना पड़ता है। औपचारिक ऋण के स्रोत ज बैंक हैं, अनौपचारिक ऋण के स्रोत ब यानी साहूकार हैं। और सातवां ग्रामीण बैंक की जोड़ी फ बांग्लादेश से। अगला प्रश्न सत्य असत्य चुनकर लिखिए। नंबर 1 भारत में रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार नहीं किया गया है। असत्य। स्वीकार किया गया है। लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है। सत्य। बैंक जमा राशि का उपयोग ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। सत्य। कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ ब्याज भी चुकाता है या अदा करता है। सत्य। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में ब्याज की दर अधिक होती है। सत्य। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने का काम नहीं करते हैं। असत्य। अगला है औपचारिक स्रोतों से अधिकांश अमीर परिवार ऋण प्राप्त करते हैं। सत्य। औपचारिक स्रोत यानी बैंक से ज़्यादातर बड़े लोग ही ऋण प्राप्त करते हैं। 8वां स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं। सत्य। 9वां एक स्वयं सहायता समूह 2 वर्षों तक नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। सत्य। अगला भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। सत्य। अगला प्रश्न है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। नंबर 1 मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा ऐसी वस्तु जो मूल्य का मापक तथा विनिमय का माध्यम हो। दूसरा वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए। वस्तु का वस्तु के बदले विनिमय, जैसे कि चावल के बदले गुड़ लेना या गाय के बदले भैंस ले लेना। तीसरा मांग जमा किसे कहा जाता है? लोग अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं तथा आवश्यकता होने पर निकाल सकते हैं। तो चूंकि मांगे जाने पर बैंक लोगों के द्वारा जमा किए गए रुपए वापस करता है, इसलिए इसे मांग जमा कहते हैं। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है कर्जदारों से लिया जाने वाला तथा जमाधारकों को दिया जाने वाला ब्याज का अंतर। चूंकि कर्जदारों को अधिक दर से ब्याज देना होता है तथा जमाकर्ता को बैंक कम दर से ब्याज का भुगतान करते हैं, दोनों का जो अंतर होता है वही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। साख या ऋण किसे कहते हैं? साख अथवा ऋण एक ऐसी सहमति जहां पर बैंक या साहूकार कर्ज देने के बाद भुगतान का वादा रहता है। अर्थात कोई व्यक्ति जब बैंक से या साहूकार से कर्ज लेता है तो वह इस वादे पर लेता है कि वह ब्याज सहित इसका भुगतान करेगा। अगला है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो यहाँ पर उत्तर है बैंक। कर्ज जाल से क्या आशय है? ऐसी स्थिति जहां कर्जदार कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता, यानी ब्याज की दरें अधिक होने के कारण लगातार कर्ज में ही फंसा रह जाता है, इस स्थिति को कर्ज जाल कहते हैं। ऋण के 2 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई। साख के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? साख के अनौपचारिक स्रोत हैं साहूकार, महाजन, मालिक, मित्र और रिश्तेदार। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्याय 3 मुद्रा और साख पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जानकारी दी। ये प्रश्न आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अच्छी तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों से भी शेयर कीजिए। और फिर से आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।